वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के कांस्टेंट जो है वो हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं उसे अचर। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट मींस जो फिक्स रहता है, जो बदलता नहीं है, जिसकी वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है, उसे कांस्टेंट बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको वेरिएबल के एग्जांपल में बताया था कि अगर मैंने इंटीजर a = 5 लिखा है, इसका मतलब ये प्रारंभिक मान है, बदल सकता है, ये वेरिएबल है। लेकिन जब मैंने इसको कॉन्स्ट कीवर्ड से कांस्टेंट बना दिया था, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये इसका अंतिम मान है, हमेशा यही वैल्यू काम आएगी इसकी। लेकिन वो वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने की बात हो रही थी। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट कांस्टेंट की, कि कांस्टेंट मींस जितनी भी वैल्यूज होती हैं, आप बोल सकते हैं जो भी अंक होते हैं, जो भी अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, जो परिवर्तित नहीं होती हैं अर्थात फिक्स रहती हैं, उन्हें कांस्टेंट कहा जाता है। चलिए फिर हम कांस्टेंट के टाइप्स की बात करते हैं कि कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक मींस नंबर्स जिसमें डिजिट्स काम में ली जाती हैं, और जिसमें डिजिट्स काम में नहीं आती उसे नॉन न्यूमेरिक भी बोलते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर और रियल कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट जो होते हैं वो आपके कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं इंटीजर कांस्टेंट की। इंटीजर कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर कांस्टेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। जैसा कि आपने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम जो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें डेसिमल भी आता है, हेक्साडेसिमल भी आता है। बाइनरी को बस छोड़ना पड़ेगा हमें और ऑक्टल लेना पड़ेगा। डेसिमल मतलब 0 से लेके 9 तक के जो अंक हैं वो काम में आएंगे, ऑक्टल मतलब 0 से 7 तक काम आएंगे, और हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 और A to लेके F, लेकिन A को यहाँ पर X लिखा जाता है 10 को। क्लियर? तो ये हेक्साडेसिमल। अब इस तरीके से अगर मैं कोई भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूं, सपोज मैंने लिखा है 10, तो ये 10 क्या है? 10 मेरा डेसिमल कांस्टेंट दे रखा है, एक तरीके का न्यूमेरिक कांस्टेंट का ही टाइप है, और ये एक इंटीजर नंबर है, बिना दशमलव की संख्या है, इसीलिए इंटीजर कांस्टेंट के अंदर काउंट हो रहा है। 10 कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। याद रखें, a की वैल्यू अगर 10 है तो a का मान 10 है, 10 नहीं बदलेगा। 10 आप किसी की लैंग्वेज में पढ़ लें, 10 हमेशा 10 ही रहेगा, क्योंकि वो एक वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट है। a की वैल्यू बदल सकती है। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्टल लिखना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ 0 और 7 तक के अंकों का ही प्रयोग करना है। जैसे 1 2 3 लिख दिया मैंने, अगर मैंने 1 8 1 लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये राइट होगा, क्योंकि 8 जो है वो ऑक्टल में नहीं आता है। ऑक्टल में 0 से लेके सिर्फ 7 तक ही अंक यूज किए जाते हैं। जब हेक्साडेसिमल की बात की जाती है तो हेक्साडेसिमल में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल एक्स का मतलब 20 होता है। आप इस तरीके से XAF भी लिख सकते हैं, आप X09 भी लिख सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 0 से लेके 9 भी यूज हो रहा है, और X2F, X बेसिकली A रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। तो ये आपका इंटीजर कांस्टेंट था। आगे हम देखेंगे रियल कांस्टेंट के बारे में। रियल मींस वास्तविक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसका उदाहरण लेते हैं। अगर सपोज मैंने एक संख्या लिखी है 53.24356, ये एक संख्या अगर मैंने लिखी है, और इस संख्या को अगर मैं देखूं तो ये जो मेरा पार्ट है ये इंटीजर पार्ट है, और ये मेरा पॉइंट के पार्ट वाला बाद वाला जो पार्ट है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इसे एक्सपोनेंशियल की पावर घात में बदलकर लिखना चाहता हूं। किस तरीके से? अगर मैं ये जो
दशमलव है, इसकी जगह अगर ये दशमलव मान के चलो ये यहां पर होता तो ये संख्या इस तरीके से होती 5324.356। अब मैं इस संख्या में करना चाहता हूं कि ये पॉइंट में वापस यहीं पर लाना चाहता हूं 2 अंक पीछे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 53.24356। अब आप लिखते हो 10 की घात, 10 की घात की जगह आप उसे लिख सकते हो e⁻²। बेसिकली जो e⁻² यहाँ पर काउंट की जा रही है, अगर पावर 2 है मींस 10⁻² इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करने पर वो जो 2 पॉइंट है पीछे की तरफ खिसक जाएंगे। क्लियर? तो ये जो आपका पार्ट होता है और ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं? मैंटिसा। इस पार्ट को बोलते हैं और इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। क्लियर? तो जब इस तरीके का कोई कांस्टेंट संख्या लिखी जाती है तो उसे रियल कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट की, जिसमें पहला है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर से आप समझ जाते हैं, कैरेक्टर मींस अक्षर्स की बात कर रहे हैं, अल्फाबेट्स की बात की जा रही है। तो मैं चाहूं तो ए अगर लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो बी भी लिख सकता हूं, बट उसे मुझे सिंगल कोट में यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग है। और अगर मैं अक्षरों का समूह, स्ट्रिंग की परिभाषा आगे पढ़ेंगे, शॉर्टकट में समझ लें कि अक्षरों के समूह को स्ट्रिंग कहा जाता है। अगर सपोज मुझे मेरा नाम इस तरीके से एज ए कांस्टेंट देना है तो मुझे उसे डबल कोट में लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से मैं कोई भी एक वेरिएबल लेना चाहता हूं तो भी मैं उसे इस तरीके से डबल कोट में लिखूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर आती है और कैरेक्टर स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट के अंदर आती है। इसके अलावा ये जो 4 कांस्टेंट हमने पढ़े, न्यूमेरिक में इंटीजर और रियल, नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट, इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कांस्टेंट जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? उसे बेसिकली बोला जाता है बैकस्लैश, मतलब पीछे की तरफ बैकस्लैश कांस्टेंट कहा जाता है। ये सारे कांस्टेंट बैकस्लैश से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल बैकस्लैश टी, इसका यूज किया जाता है वर्टिकल टैब के लिए, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। कैसे? अगर मुझे ए के बाद बी लिखना है और अगर मैंने बैकस्लैश टी लगाकर और फिर इसके बाद अगर बी लिखा है तो ये बैकस्लैश टी इसके बीच में एक स्थान का गैप देकर फिर बी प्रिंट कराएगा। अगर इसी की जगह में अगर बैकस्लैश एन यूज करता तो बैकस्लैश एन यूज करने से ये वर्टिकल टैब काम करता और न्यू लाइन के अंदर चला जाता। इसी तरीके से और भी जो टैब यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं आर की, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं बैकस्लैश सी की, कैरेज रिटर्न के लिए काम में आता है। इस तरीके से जो कांस्टेंट काम में आते हैं उन्हें हम बैकस्लैश कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट जनरली जब भी हम कोई फॉर्मूला या एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो उन एक्सप्रेशंस में कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो ये कांस्टेंट की एक सिंपल सी थ्योरी थी। किसी भी लैंग्वेज में जब आप पढ़ेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आपको वेरिएबल यूज करना पड़ेगा और जब भी आपको कोई फॉर्मूले में संख्या वगैरह यूज करनी है तो वो एज ए कांस्टेंट उपयोग में लेनी पड़ेगी।